नमस्कार। आज की हमारी बातचीत भारतेंदु हरिश्चंद्र केंद्रित होगी और ख़ासकर उनके नाटकों पर। भारतेंदु के नाटकों पर बातचीत के क्रम में सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करूँगा कि हिंदी साहित्य के 1000 साल के इतिहास में लगभग नाटक शुरू होते हैं भारतेंदु के समय। और इसीलिए आचार्य शुक्ल ने लिखा कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे गए थे, उनमें महाराजा विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़कर और किसी में नाटकत्व तो नहीं था। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बांग्ला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। उससे पहले वो प्रवास नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण और बद्रीनारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। शुक्ल जी ने भारतेंदु के नाटक पर विचार करते हुए, भारतेंदु के नाटकों पर विचार करते हुए यह जो बात लिखी कि विलक्षण बात है कि आधुनिक गद्य साहित्य की शुरुआत नाटक से हुई। विलक्षणता किस बात की? विलक्षणता इस बात की है कि जहाँ कहीं नाटक ही नहीं थे, सरहपा से लेकर आप चले आए पद्माकर तक, किसी ने नाटक लिखने की ज़रूरत नहीं समझी। मानस का हंस आपने पढ़ा है और आपने देखा होगा कि तुलसीदास के मन में यह विचार था कि साहित्य को नाटक से जोड़ा जाए। रामलीला की परंपराएं हैं, पूरे नगर को, पूरे काशी को उन्होंने एक रंगमंच के रूप में तब्दील करने की कोशिश की। ये बेचैनी चल रही थी और हमारे पास संस्कृत की महान परंपरा, इसके बावजूद हमने हिंदी में उस परंपरा का अनुसरण क्यों नहीं किया। इसलिए भारतेंदु को देखकर यह बात सोचनी पड़ती है कि उसी बनारस में भारतेंदु ने वह काम किया जो तुलसीदास नहीं कर पाए। भारतेंदु के बारे में शुक्ल जी की एक दूसरी टिप्पणी है कि खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय जो धूमधाम से जो चली थी परंपरा, वो बाद में नहीं चली। शुक्ल जी कहते हैं कि इसका कारण दरअसल यह है कि उपन्यास बाद में ज़्यादा लोकप्रिय हुए। लोग उपन्यासों के पास गए, नाटकों से उन्होंने दोस्ती यारी छोड़ दी। अब ज़रा हम विचार करें कि भारतेंदु के जो नाटक हैं, उनके पीछे प्रेरणा स्रोत क्या है। शुक्ल जी ने इस पर विचार किया और लिखा कि बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिसमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था, उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। ध्यान दीजिए, जीवन और साहित्य के बीच की दूरी, जीवन और साहित्य के बीच दूरी की वजह से, और कुछ हुआ हो या न हुआ हो, साहित्य की अप्रासंगिकता बढ़ रही थी। इसलिए भारतेंदु इस बात को सोच रहे थे कि सीधे जनता के बीच साहित्य को ले जाने के लिए नाटकों से बेहतर माध्यम कुछ नहीं हो सकता। भारतेंदु ने 2 काम किया। बंगाल से देखा उन्होंने कि बंगाल में नाटकों के जरिए एक नया जागरण आया है, पत्रकारिता की वजह से नया जागरण आया है। वो दोनों काम उन्होंने हिंदी क्षेत्र में अपने तो किया ही, अपने मित्र मंडली से भी करवाया। इसलिए भारतेंदु मंडल के जितने लेखक हैं, उनके व्यक्तित्व का 2 पहलू सर्वसामान्य है। वो अनिवार्य रूप से पत्रकार है, अनिवार्य रूप से नाटककार है। आप जरा देखें कि भारतेंदु युग के एक भी ऐसा नाम नहीं मिलेगा भारतेंदु मंडल के लेखकों में जो
नाटक नहीं लिखता हो। प्रताप नारायण मिश्र को देखें, किशोरीलाल गोस्वामी को देखें, बालकृष्ण भट्ट को देखें, आप लाला श्रीनिवास दास को देखें, राधाचरण गोस्वामी को, राधा कृष्ण दास को, उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी को देखें, अंबिका दत्त व्यास को, खड़बिहारी मल को, गोपाल राम गहमरी को, ये सब लोग नाटक लिख रहे थे। और इन नाटकों में भारतेंदु की प्रेरणा से देश और समाज के चित्र आ रहे थे, उनकी दुर्दशा के चित्र आ रहे थे। भारतेंदु ने 2 तरह के नाटक लिखे। एक तो जो उन्होंने दूसरी भाषाओं से, खासकर बांग्ला से और अंग्रेजी से अनुवाद किया, वे नाटक इस प्रकार हैं। रत्नावली 1868 का है, अनुदित नाटक। विद्या सुंदर है, 1868 का ही। पाखंड विडंबना 1872 का नाटक है। धनंजय विजय 1873 में। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। ये वही नाटक है जिसे देखकर गांधी जी ने अपने जीवन में मौलिक परिवर्तन महसूस किया। कर्पूर मंजरी 1875 में, भारत जननी 1877 में, मुद्रा राक्षस 1878 में और दुर्लभ बंध 1880 में मैजेंटा वेनिस का ये रूपांतरण है। इन अनुदित नाटकों से भारतेंदु ने जो कुछ किया उस पर बाद में बात करेंगे। पहले मौलिक नाटकों की चर्चा करते हैं। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। दूसरा नाटक है प्रेम जोगिनी 1875 का। तीसरा नाटक है चंद्रावली 1876 में। चौथा विशस्य विश्व औषधम है 1876 में। अगला नाटक है भारत दुर्दशा 1880 में। फिर नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में और आखिरी नाटक है सती प्रताप, जो अधूरा रह गया, बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया, 1883 का नाटक है। पहले नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति की बात करें तो यह नाटक अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि मानी जाएगी। हिंदी नाट्य साहित्य की नहीं, हिंदी नवजागरण की, हिंदी के आधुनिक साहित्य की और मुकम्मल तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास की है। राजा राम मोहन राय के बाद बांग्ला नवजागरण में डेरोजियो पंथियों का लंबे समय तक बोलबाला रहा और ये क्रांतिकारी किस्म के लोग थे जो मानते थे कि जीवन में जो उत्साह है, खुशी है, उसके लिए मांस और मदिरा का सेवन अनिवार्य है। अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, उन्हें भारत की सारी चीज़ें पाखंड लगती थी। एक तो ये विचार चल रहा था। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में जो लंबे समय से पशु बलि की प्रथा थी, तो भारतेंदु ने एक नाटक से दोनों पर प्रहार किया। आप देखें, इसमें एक दृश्य है। मंत्री कह रहे हैं, महाराज संसार के सार मदिरा और मांस ही हैं। एक दृश्य पहले दृश्य में ही है। बहु बकरा बलि हित कटे, जाके बिना प्रमाण, सो हरि की माया करे, सब जग को कल्याण। और एक दृश्य दिखाते हैं राजभवन का, एकदम बिल्कुल रक्त से रंगा हुआ दृश्य है। नेपथ्य से जो आवाज़ आ रही है कि बढ़े जाइयो कोटिन लवा बटेर के नाशक, वेद धर्म प्रकाशक, मंत्र से शुद्ध करके बकरा खाने वाले, दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाने वाले, सहित सकल समाज श्री गिद्धराज महाराजा धीराज। और राजा बैठकर करेंगे, आज की मछली कैसी स्वादिष्ट बनी थी। तो पुरोहित कहते हैं कि सत्य है, मानो अमृत में डुबोई थी। राजा कह रहे कि क्या तुम ब्राह्मण होकर ऐसा कहते हो? तुम साक्षात ऋषि के वंश में होकर ऐसा कहते हो? पुरोहित कह रहे हाँ, हम कहते हैं, और वेद शास्त्र पुराण तंत्र सब कहते हैं, जीवो जीवस जीवनम। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के माध्यम से भारतेंदु ने हिंदू धर्म के पाखंड पर सवाल किया। पशु बलि की प्रथा लंबे समय से अपने देश में रही और बुद्ध से लेकर अब तक कितने सुधारवादियों ने इसके खिलाफ अभियान चलाया, बोला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा जो नाटक है प्रेम जोगिनी, इस नाटक में धार्मिक और सामाजिक जीवन के पाखंड के साथ साथ पराधीनता की वेदना दिखाई पड़ती है। इस नाटक में एक संवाद है कि क्या इस कमल वन रूप भारत भूमि को दुष्ट गजों ने उसकी इच्छा बिना ही छिन्न भिन्न कर दिया? क्या जब नादिर चंगेज़ खां जैसे ऐसे निर्दयों ने लाखों निर्दोषी जीव मार डाले तब वो सोता था? क्या अब भारत खंड के लोग ऐसे कापुरुष और दीन उसकी इच्छा के बिना ही हो गए?
सूत्रधार कहता है, क्या नाटक खेलें क्या ना खेलें, ले इसी खेल में ही देखो। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु पिता मित्र पुत्र सब भावनाओं से भक्ति प्रेम का एकमात्र मूर्ति, सत्य का एकमात्र आश्रय, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हितैषी हिंदू, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का सूत्रधार, जीवनदाता हरिश्चंद्र दुखी रहे। और इसी में एक काशी को देखें, देखी तुम्हारी काशी लोगों, देखी तुम्हारी काशी जहाँ विराजे विश्वनाथ विश्वेश्वर। और पूरा प्रसंग है, बनारस का इतिहास, बनारस की जितनी अच्छी चीज़ें हैं उसकी भी चर्चा है, बनारस की जो बुराइयां हैं उसकी भी चर्चा है। तो प्रेम जोगिनी अपने आप में भारतेंदु के काशी विमर्श का परिचायक है। काशी को वो कैसे एक प्रतीक के रूप में देखते हैं हिंदुस्तान के। भारतेंदु का अगला मौलिक नाटक है चंद्रावली, और इस नाटक में भारतेंदु का परिचय मिलता है। लंबा पद ही है, परम प्रेम निधि रसिक वर, अति उदार गुण खान, जग जन रंजन आशु कवि को हरिचंद समान, चंद्र टले सूरज टले टले जगत के नेम, पर दृढ़ सी हरिचंद को टले न अविचल प्रेम। भारतेंदु का अगला महत्वपूर्ण नाटक है विषस्य विष मोचतम, विष की दवा विषय ही है। ये देसी रजवाड़ों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भारतेंदु ने एक तरह से रामविलास शर्मा की उस अवधारणा के लिए ज़मीन तैयार की है जिसके अनुसार भारत में साम्राज्यवाद सामंतवाद के कंधों पर सवार होकर आया। इस नाटक में कुछ संवाद हैं पर ध्यान दीजिए। और फिर सुख भी तो हिंदुस्तान में तीन ही ने किया, एक मोहम्मद शाह ने, और दूसरे वाजिद अली शाह ने, और तीसरे हमारे महाराज ने। दूसरा संवाद देखिए, धन्य है ईश्वर, सन 1599 में जो लोग सौदागरी करने आए थे आज स्वतंत्र राजाओं को यूँ दूध की मक्खी बना देते हैं। एक तीसरा संवाद है, कलकत्ते के प्रसिद्ध राजा अपूर्व कृष्ण ने किसी ने पूछा था कि आप लोग कैसे राजा हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया जैसे शतरंज के राजा, जहाँ चलाइए वहाँ चले। अगला नाटक और सर्वश्रेष्ठ नाटक भारतेंदु का भारत दुर्दशा। आप शीर्षक से ही देखें, आप सोच नहीं सकते थे कि इस शीर्षक से वीरगाथा काल या आदि काल में या भक्ति काल में या रीति काल में कोई रचना रची जा सकती थी। भारत की दुर्दशा पर कविता या नाटक ये आधुनिक काल में संभव था या भारतेंदु द्वारा ही संभव था। भारतेंदु ने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली, तो हिंदी का नई चाल में ढलना यही था कि हिंदी अब देश की दुर्दशा पर बात करने की तैयारी में है। अब हिंदी सिर्फ ईश्वर की आराधना और दरबार के सौंदर्य और स्त्री के सौंदर्य पर कविता लिखने तक सीमित नहीं है, वह देश की दुर्दशा में पर भी विचार करने की स्थिति में है। यह हिंदी का नई चाल में ढलना है। और भारत दुर्दशा नाटक में आप ध्यान दीजिए कि बलियां वाले व्याख्यान में भारतेंदु ने जो बताया कि कहाँ तो तुम थे कि एक ज़माने में पूरी दुनिया को कपड़ा पहनाते थे, और कहाँ तुम आज हो कि तुम्हारे सिर का गमछा भी अमेरिका से आता है। कुछ नहीं है, हमारी पूरी खेती बाड़ी से लेकर हमारा सब उद्योग अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया। और इस दुर्दशा का एक आलम यह है कि 1880 से लेकर 1900 के बीच भारत के एक राज्य बंगाल को लूटकर इंग्लैंड यूरोप का सबसे धनी देश बन गया। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने जो किया, जिस तरह से वह इतिहास के किताबों से कम इतिहास के आर्काइव्स में ज़्यादा है। भारत दुर्दशा उस आर्काइव्स की चिंता नहीं करता। इस किताब में आप देखें, नाटक में, रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। सब मिलके आके रो, हाहाकार, कितनी दुर्दशा है इस देश में। और इस दुर्दशा का कारण हम दूसरे पर, केवल अंग्रेज़ों पर कारण अगर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि अंग्रेज़ों की वजह से हुआ, नहीं। भारतेंदु सिर्फ यहीं तक अपने को सीमित नहीं रखते। वे बता रहे हैं, एक संवाद देखें आप, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता
इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा भर के गरुण हो गए। फिर अंत में मित्रता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचावे है, देखिए आके ही क्या करते हैं। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में एक दृश्य की रचना की है, जहाँ पर एक किताबखाना का दृश्य है। एडिटर साहब बैठे हैं, कुछ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और मिलकर विचार कर रहे हैं कि देश की रक्षा कैसे करें। भारत दुर्दयी आ गया है और भारत को कैसे बचाया जाए। और उस दृश्य में बता रहे हैं भारतेंदु कि पढ़े लिखे लोग कितने कमज़ोर हैं, विचार तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास साहस नहीं है। ये बात बहुत बाद में गांधी जी ने महसूस की। गांधी जी से बहुत पहले, कांग्रेस पार्टी की स्थापना से भी पहले भारतेंदु इस बात को महसूस कर लिया था कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की चिंता करने से देश की स्वाधीनता के आंदोलन में कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि स्वाधीनता का आंदोलन जन आंदोलन नहीं बनता, जन चेतना के बीच जमीन में ये चीज़ नहीं आती, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगला नाटक है नील देवी। नील देवी वैसे तो पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई के एक ऐतिहासिक प्रसंग पर लिखा हुआ नाटक है, लेकिन इस नाटक के आरंभिक हिस्से में एक बहुत दिलचस्प प्रसंग है। भारत की स्त्रियों की तुलना भारतेंदु ने ब्रिटेन की स्त्रियों से की है। लिखा है कि जब मुझे अंग्रेजी रमणी लोग मेद सिंचित केश राशि, कृत्रिम कुंतल जूठ, मिथ्या रत्नाभरण और विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटि देश कसे निज निज पति गण के साथ प्रसन्न बदन इधर से उधर फर कर कल की पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती हैं, तब इस देश की सीधी साधी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मेरे दुख का कारण होती है। नील देवी के इस प्रसंग से आप समझ सकते हैं कि भारतेंदु क्यों कह रहे थे कि नारी नरसम हो स्वत्व निज भारत कहे। भारतेंदु का अगला जो महत्वपूर्ण नाटक है वह अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु की कालजयी रचना है। परसाई जी ने जब लिखा है कि जो लोग अपने समय के प्रति ईमानदार नहीं होते, उनसे शाश्वत के प्रति ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। भारतेंदु अपने समय की अंधेर नगरी से परिचित थे, इसलिए उनकी यह रचना आने वाले या अतीत के हर समय के अंधेर नगरी का बेहतरीन रूपक है। 1857 के बाद ब्रिटिश शासन व्यवस्था का जो क्रूर चेहरा सामने आया, उसमें कितने बेकसूर लोग फांसी के फंदे पर लटक गए, इसका आंकड़ा अब न तो फांसी देने वाले के पास है, न ही फांसी पर लटकने वालों के पास। यही अंधेर नगरी थी। भारतेंदु की अंधेर नगरी में यह फांसी का फंदा एक रूपक के रूप में इतिहास के काले अध्याय का सर्वोत्तम साक्ष्य है। आप याद करें कि चांद का जब फांसी अंक आया 1928 में, 10,000 प्रतियों के बारे में ब्रिटिश शासन का जो राजादेश था कि किसी के पास हो, प्रतिबंधित हुई हो वो पत्रिका, किसी के पास एक अंक नहीं मिलना चाहिए। फांसी कैसी हुई, निजामी साहब का लेख था उस पत्रिका में कि दिल्ली के लाल किले के आसपास बेकसूर लोग जो भी दिखाई पड़ते थे, जो कोई भी दिखाई पड़ गया उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था। किसका क्या कसूर है इसका पता करने की ज़रूरत नहीं थी। अंधेर नगरी के रचना यात्रा पर प्रकाश डालते हुए श्री रामदीन सिंह, जो भारतेंदु के प्रकाशक भी थे, उन्होंने लिखा है कि बनारस में बंगालियों और हिंदुस्तानियों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक समाज दशाश्वमेध घाट पर नियत किया है, जिसका नाम हिंदू नेशनल थिएटर है। दक्षिण में पारसी और महाराष्ट्र नाटक वाले प्राय अंधेर नगरी का प्रसंग खिला करते हैं, किंतु उन लोगों की भाषा और प्रक्रिया अब असंबद्ध होती है। ऐसा ही इन थिएटर वालों ने भी खेलना चाहा था और अपने परम सहायक भारत भूषण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से अपना आशय प्रकट किया। बाबू साहब ने यह सोचकर कि बिना किसी काव्य कल्पना के वह बिना कोई उत्तम शिक्षा निकाले जो नाटक खेला ही गया है,
तो उसका फल क्या? इस कथा को काव्य में बांध दिया। यह प्रहसन पूर्वोक्त बाबू साहब ने उस नाटक के पात्रों की आवश्यकता अनुसार एक ही दिन में लिख दिया है। आशा है परिहास प्रिय रसिक जन इससे परितुष्ट होंगे। इति भारतेंदु के बाद हिंदी के नाटकों की जो स्थिति हुई और भारतेंदु के बाद के नाटकों पर जैसा कि मैंने शुक्ल जी की बात की कि उन्होंने लिखा कि बाद में यह परंपरा शिथिल पड़ गई। बाबू रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का जैसे वीर नारी पद्मावती, कृष्ण कुमारी अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। उस उदासीनता का कारण दरअसल उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अभिनय द्वारा नाटकों की रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य है, उनका बहुत कुछ आकर्षण और अभिनय पर अवलंबित होता है। उस समय नाटक खेलने को लेकर को तैयार हुए नहीं थे। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था? भारतेंदु के नाटककार व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद ने लिखा है कि उनकी सबसे अधिक स्मरणीय और स्थायी साहित्यिक पूंजी उनके नाटक हैं। इस मैदान में कोई उनका प्रतियोगी नहीं। हिंदी नाट्य कला के वे प्रवर्तक हैं। उनके पहले हिंदी भाषा में नाटकों का अस्तित्व न था। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की शकुंतला का अनुवाद अवश्य किया था, पर वह केवल अनुवाद था। मौलिक नाटक अप्राप्य थे। बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य की इस कमी को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने छोटे बड़े 18 नाटक लिखे, जिनमें कुछ मौलिक और कुछ अनुवाद हैं। मौलिक नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली ऐसी किताबें हैं जो संसार की किसी भाषा का गौरव हो सकते हैं। और मुद्रा राक्षस यद्यपि एक संस्कृत नाटक का अनुवाद है, तथा उच्च कोटि की रचना के सारे गुणों से भरपूर। प्रेमचंद ने सत्य हरिश्चंद्र को मौलिक नाटक माना है, लेकिन बहुलांश की राय यही है कि सत्य हरिश्चंद्र अनुदित नाटक है। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु के नाटककार व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि भारतेंदु ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। उन्होंने भोड़े और गलत अनुवादों के मुकाबले में सरस और रचनात्मक अनुवादों की मिसालें बनाई। आप ध्यान दीजिए कि रामविलास जी ने भारतेंदु की जो सबसे बड़ी चुनौती थी, अपने समय के पारसी रंगमंच के समानांतर रंगमंच के लिहाज से नाटकों को उसकी लोकप्रियता को बनाए रखना। और ये चूँकि पहली बार ये प्रयोग हो रहा था, इसलिए शुरुआत में ही इतना बड़ा काम ये सिर्फ ऐतिहासिक महत्व के लिए नहीं, बल्कि उसे एक अस्थाई तौर पर देखे जाने की ज़रूरत है। गिरीश रस्तोगी ने लिखा कि आज के संदर्भ में भारतेंदु की यह दृष्टि अनुकरणीय है कि नाट्य लेखन हो या रंगमंच, उन्होंने नाटक और रंगमंच को किसी अतिरिक्त गंभीरता, बौद्धिकता, तार्किकता या विशिष्टता से नहीं बांधा, बल्कि इस तत्व पर बल दिया कि यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे, उसे चतुर्गुणित आनंद होता है। आप ध्यान दीजिए कि भारतेंदु ने मध्यम मार्ग का, शुक्ल जी ने भी इस बार ध्यान दिलाया है कि भारतेंदु शास्त्रीयता और लौकिकता के बीच, शास्त्र और लोक के बीच मध्यम मार्ग का चुनाव करते हैं। गिरीश जी कहते हैं कि भारतेंदु नाटक शब्द की अर्थग्राहिता ही रंगस्थ खेल में करते हैं और कहते हैं कि नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। यह खेल शब्द ही वस्तुतः भारतेंदु और उसके युग के नाटककारों को खुली दृष्टि और विचार को प्रस्तुत करता है। अपनी भाषा द्वारा, अपनी संस्कृति द्वारा, अपनी जनता के लिए खेल करने और दिखाने की तड़प उनकी रचना धर्मिता का नया और भीतर से अत्यंत गंभीर आयाम है। भारतेंदु के नाटकों में नवजागरण की चेतना इस बात का संकेत है कि अब जो नया होना होगा साहित्य में या देश में, वह जनता की सीधी भागीदारी से ही संभव है। इसलिए भारतेंदु
सिर्फ नाटक लिखकर छुट्टी पाने वाले नाटककार नहीं थे, वे अपने नाटकों को जनता के बीच ले जाने के लिए उसमें अभिनय, उसके आयोजन पर भी विचार करते थे और करते थे। जब कोई पात्र नहीं मिलता था तो स्वयं भारतेंदु अभिनय भी करते थे। ये जो संलग्नता है नाटक के साथ भारतेंदु की, यह हिंदी नाटक के इतिहास का मंगलाचरण है। बाद में उसी बनारस में जयशंकर प्रसाद ने जब यह कहा कि हमारे नाटक रिक्शे तांगने वालों के लिए नहीं है और नाटक को नहीं बल्कि रंगमंच को नाटकों के पास आने की ज़रूरत है, तो जयशंकर प्रसाद ने भारतेंदु का एक तरह से प्रतिवाद करते हुए नाटक को सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित बना दिया। लेकिन भारतेंदु की जो नाट्य दृष्टि है, जो उनका संकल्प है, उसको अब फिर से याद करने की ज़रूरत है और उससे सबक लेने की ज़रूरत है। नए नए माध्यम हमारे बीच हैं, सिनेमा है, टीवी है, अब तो इंटरनेट की वजह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यह देखे जाने की ज़रूरत है कि देश की वास्तविक दुर्दशा को विषय बनाकर देश की जनता से सीधे जनता के बीच जाकर बात करने का, उनसे बतियाने का, उनसे सीखने का जो निर्णय था भारतेंदु का, वह अपने आप में कितना महत्वपूर्ण था। आप सबने इस भागीदारी में सहयोग किया। आप सबको धन्यवाद।